इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पानी में मौजूद एक कपल को दिखाते हुए जो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक पानी के अंदर कुछ ऐसी अनजान चीज आई जो उस आदमी के पैर पर काट लेती है। वो आदमी तो काफी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगा था। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आ जाता है। ध्यान से देखने पर उसके पैर पे कई सारे जख्म हो गए थे और फिर बाद में पता चला कि पानी के अंदर तो हर तरफ जेलीफिश मौजूद है और उसी के लंबे लंबे टेंटिकल की वजह से इस आदमी को चोट लग गई है। इसे ठीक करना बहुत जरूरी होगा, इसीलिए वह अपनी कार में चले जाते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में वो एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाते हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं था। आखिर वो सब इस जगह पर पहुंचे कैसे, इसके लिए थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें तो लीसा नाम की एक लेडी दिखाई गई जो एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड माइक का वेट कर रही थी। माइक भी उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन वह लीसा से बहुत गुस्सा होता है। माइक तो मैप में देख रहा था कि उसे कहां जाना है, क्योंकि वह दोनों इस समय अपनी छुट्टियों पर आए हैं। लीसा जब माइक के पास आती है तो माइक उससे बातचीत ही नहीं कर रहा था। लीसा उसे बहुत मना रही थी, लेकिन माइक पिघलने वाला नहीं था। वह दोनों तो सबसे पहले एक टैक्सी में बैठ जाते हैं, क्योंकि माइक को अपनी खुद की एक रेंटल कार लेनी थी। अभी भी माइक का पूरी तरीके से मूड ऑफ होता है और वह लीसा से बातचीत किए बिना उतर जाता है कार लेने के लिए। इनफैक्ट टैक्सी का ड्राइवर भी समझ गया था कि उन दोनों कपल के बीच में झगड़े हो रहे हैं, पर वो कहता है कि कपल में यह कॉमन बात है, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। लीसा भी कार से उतर जाती है और माइक के उस रेंटल कार में चली जाती है बैठने के लिए। माइकल ने तो सबसे पहले मोबाइल के ऊपर एक बीच का लोकेशन ऑन किया जहां पर उन्हें जाना था, यानी उस जगह पर ही वह अपनी छुट्टियां एंजॉय करने वाले। लेकिन लीसा के दिमाग में यही चल रहा था कि माइक उससे गुस्सा क्यों है। लीसा तो उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, पर माइक तो एकदम सख्त बन चुका था, वह पिघलता ही नहीं। इनफैक्ट अब माइक ने तो उसी कंडीशन के अंदर लीसा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया होता है। वो ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि माइक जो है कि एक सोल्जर है, वह कुछ समय बाद मिलिट्री फोर्सेस में चला जाएगा और पता नहीं वो उसके लिए सही आदमी है भी कि नहीं। माइक को जब थोड़ा गुस्सा आता है तो उसने रिंग फेंकते हुए भी कार के अंदर रख दी। लीसा भी माइक की इन हरकतों से थोड़ा उदास हो गई थी, पर फिलहाल वह दोनों उस बीच पर जाने के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देते हैं। रास्ते पर लीसा अपनी मोबाइल फोन निकालकर सारी चीजें शूट कर रही थी। इनफैक्ट वो माइक के भी चेहरे पर कैमरा लेकर आ जाती है उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर माइक चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसे कार चलाने दो। लेकिन लीसा यहाँ पर एकदम डीठ बन चुकी थी, उसे माइक का अटेंशन चाहिए था। जैसे तैसे वह पूरे रास्ते भर माइक को परेशान करती रह गई और आखिरकार वह उस बीच के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ की पूरी जगह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। लीसा तो माफी मांगते हुए सिर्फ माइक से इतना कहती है कि कुछ समय बाद तुम मिलिट्री फोर्सेस में वापस चले जाओगे, तो जितना हमारे पास समय है हमें एंजॉय करना चाहिए। माइक इन चीजों को समझ रहा था, इसीलिए फिलहाल वो एंजॉय करता है पानी में जाकर। और यही वह मोमेंट था जब उसे जेली फिश ने काटा होता है, यानी थोड़ी ही देर में उसे पैर पर काफी गहरी चोट लगती है। तो इसीलिए लीसा और माइक वापस कार के अंदर आ गए थे। लीसा के पास जितनी फर्स्ट एड किट थी उसे वो माइक के घाव को कवर कर रही थी, पर बहुत रात होने की वजह से वो उसी कार के अंदर रुक जाते हैं। अब यहाँ माइक तो दर्द में था, लेकिन लीसा उसे बताने लगी एक ऐसी अनजान जगह के बारे में जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यानी वो एक डेजर्टेड एरिया है जो काफी फेमस था मूवीज और कई सारी सिनेमैटिक सीन्स के लिए। उस जगह का नाम आउटबैक है और लीसा का मन था उस जगह जाने का, पर माइक उसे मना करता है, यह कहकर कि उसका पूरा प्लान बेकार हो जाएगा और हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हम ज्यादा ना जानते हो। लेकिन लीसा उस समय काफी ज्यादा जिद करने लगी थी। उसने कहा कि उसे जाना है और हर एक चीज यह एक्सपीरियंस करनी है कि कैसे लोग बिना रिसोर्सेज के वहाँ रहते हैं। बेचारा माइक एकदम बेबस हो चुका था और उसे अब लीसा की बात माननी ही पड़ती है, पर उन्हें नहीं अंदाजा कि यह उन दोनों की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब यहाँ लीसा के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कि उन्हें उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए, तब माइक एकदम से उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। लीसा तो एकदम बच्चों जैसी ही जिद करते जा रही थी। माइक थोड़ी देर बाद कन्विंस हो जाता है और जब वह उस जगह की लोकेशन देख रहा था तो उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक दिन से ज्यादा का समय लगने वाला है। इतना लंबा सफर माइक ने कभी नहीं किया था और वो लीसा को मना भी करता है, लेकिन लीसा उसे अपनी खुशी का बहाना देने लगी कि मुझे वो जगह बहुत पसंद है। उसने आउटबैक नाम की जगह के बारे में इतना ज्यादा सुन रखा था कि लीसा को वहां जाना ही है। तो अब बेचारा माइक कुछ कर नहीं सकता, उसे उस जगह पर जाना ही होगा लीसा के लिए। बिना देरी किए वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी कार से। लीसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन माइक को पता था कि वह एक बीहड़ वाला इलाका है, यानी आसपास सिर्फ बंजर इलाका मौजूद होगा और बाकी कुछ नहीं। तो माइक ने ट्रैवल करते दौरान लीसा को कुछ बातें बताई जो उन्हें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। माइक ने साफ कह दिया कि जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं हम जीपीएस के हिसाब से ही बढ़ेंगे। अगर हमें कोई शॉर्टकट रास्ता मिला तो हम उसे अपनाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाने से वह कहीं भटक ही
ही जाते हैं। वो अपने खाने पीने की चीजें साइड में रखेंगे और अपने फोन की बैटरी सेव करेंगे। अगर उन्हें किसी को कॉल करना रहा तो वह फोन बूथ यूज करेंगे जो ट्रैवल करते हुए उन्हें रास्ते में मिल जाए। लिसा इन चीजों को समझ चुकी थी और अब तो वह काफी एक्साइटेड है वहां पहुंचने के लिए। वो हर एक चीजें रिकॉर्ड कर रही थी और माइक का रिएक्शन भी, पर देखकर लगता है कि माइक अभी भी थोड़ा तो नाराज ही है। जीपीएस फॉलो करते हुए उन्हें कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अचानक जीपीएस पर शो हो रहा था कि वो एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा है। माइक ने तो साफ कहा था कि वो जीपीएस को ही फॉलो करेंगे, तो वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और जैसा जीपीएस बता रहा था वो ड्राइव करते रहता है अपनी कार। साइड में बैठी हुई लिसा भी काफी बोर हो रही थी, इसीलिए वह झपकी मार लेती है, यानी उसका भी इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। कई देर तक ट्रैवल करते हुए आखिरकार रात हो गई। रात के समय ट्रैवल करना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वह पास ही वाले एक मोटल में चले जाते हैं। उस जगह पर रात गुजारने के बाद अभी भी आधा दिन का समय बचा था, जिससे कि वो डेजर्टेड वाले एरिया तक पहुंच जाएंगे। माइक को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वह ट्रैवल करते रहता है। लिसा ने बताया कि उस जगह पर मोबाइल सिग्नल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और यह बात माइक को तो पहले से ही पता थी, इसीलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चलता रहता है। जीपीएस भी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, जैसे कि उसमें कुछ खराबी आ गई हो। वो कुछ अलग ही डायरेक्शन बताता है जिसमें वो चलते जाते हैं और अब उनके सामने एक ऐसा डेड एंड आया जिसमें जीपीएस कह रहा था कि तुम्हें यू टर्न लेना होगा, यानी उन्हें वापस उसी रास्ते से पीछे जाना है। अब ये चीजें जब लिसा और माइक नोटिस करते हैं तो वह समझ नहीं पाते। अगर ये रास्ता गलत था तो जीपीएस उन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गया। माइक यू टर्न तो ले लेता है, लेकिन अपनी कार रोक कर अच्छी तरीके से चेक करने लगता है। माइक थोड़ा सा परेशान लग रहा था, लेकिन इसी मोमेंट पर लिसा कहती है कि हमें वापस चल देना चाहिए। माइक गुस्सा हो गया क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके वह यहाँ पर आए हैं तो वापस जाना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। इसीलिए जो रास्ता उसके हिसाब से ठीक लग रहा था वह आगे बढ़ने लगा, यानी वह उस मोमेंट के बाद जीपीएस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। अब ट्रैवल करने के बाद जब माइक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वह कार साइड में रोक देता है। वह तुरंत ही कार से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा। लिसा तो आराम से सो रही थी, उसे क्या ही टेंशन होगा, लेकिन अचानक माइक के पैरों के पास एक काला सांप आ जाता है। वो सांप काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीला लग रहा था। माइक तुरंत जो उसे देखकर इतना डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। लिसा भी उस आवाज को सुनकर उड़ जाती है और चेक करने लगती है कि क्या हुआ। माइक भी कार के पास आ गया था, जिससे वह काला सांप दूर चला गया। अब तो दोनों को ही नहीं समझ रहा था कि इसके आगे वह क्या करें और कौन सा कदम उठाएं, क्योंकि उन्हें वापस तो नहीं जाना है और इस जगह को एक्सप्लोर भी करना है। इसीलिए माइक लिसा से कहता है कि हमें थोड़ा अंदर जाना चाहिए और अगर कोई हाईवे या फिर रोड्स दिखाई दे तो किसी से मदद मांगनी चाहिए। लिसा को तो पहले से ही यह जगह एक्सप्लोर करनी थी, इसीलिए वह इस चीज को हाँ कर देती है। दोनों ने अपनी कार वहीं पर खड़ी कर दी और सिर्फ एक वाटर बॉटल लेकर निकल पड़े उस बीहड़ वाले इलाके में। थोड़ी देर तक वह चलते रह गए इस सोच में कि उन्हें कोई हाईवे या फिर रोड मिलेगा, वह जल्द से जल्द मदद मांग के यहाँ से निकल सकते हैं। आसपास सिर्फ दूर दूर तक बीहड़ वाले इलाके ही दिखाई दे रहे थे। उन्हें तो कुछ घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही ट्रैवल करते हुए और बाद में पता चला कि दिन ढलने लगा है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसीलिए वह वापस अपनी कार की तरफ आते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि अब उन्हें अपनी कार भी नहीं मिल रही होती। एक्चुअल में वह अपना रास्ता भटक गए होते हैं और इतने अंधेरे में उन्हें कुछ समझ भी नहीं रहा था। माइक भी अब थोड़ा टेंशन में होता है और उसी टेंशन की वजह से उसके पैर में लगी हुई चोट काफी दर्द देने लगी, यानी वही वाला इलाका जहां उस जेली फिश ने उसे काटा था। सबसे पहले तो वह एक जगह पर बैठते हैं और लिसा माइक का ख्याल रखती है। वो उसे पानी पिलाती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनके पास तो खाने पीने की चीजें भी नहीं होती और अब उनकी कार भी नहीं मिल रही है, यानी अब उन्हें पूरी रात इस खतरनाक बियर्ड वाली जगह पर खुले में बितानी होगी। ये कितना खतरनाक हो सकता है हमने अभी अभी देखा, क्योंकि स्नेक, स्कॉर्पियन और कई सारे जहरीले इंसेक्ट और जानवर उनके पास आ सकते थे, पर अब शायद उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। जैसे जैसे रात होती जा रही थी आसपास के इलाके का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। उनके पास तो खुद को गर्म रखने के लिए जैकेट्स भी नहीं मौजूद थे। लिसा और माइक एक दूसरे की तरफ देखते हुए समझ चुके थे कि वह फंस गए हैं, पर अब वह दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर सो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता चला गया और अब सुबह हो जाती है, अचानक माइक नोटिस करता है कि उसके पैर पर दर्द देने लगा है। जैसे ही वह अपना पैंट हटाता है तो पता चला उसका घाव सड़ने लगा है। वह पहले से और भी बदतर बन चुका है और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। माइक बहुत कोशिश करता है और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते रहता है लिसा के साथ। उन्हें लग रहा था कि अगर वह ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएंगे तो किसी न किसी की मदद ले ही लेंगे, पर वो बीहड़ वाला इलाका इतना दूर तक फैला हुआ था कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। दोनों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी और अब तो लिसा को भी लगता है कि यहाँ आकर उन्होंने गलती कर दी। उसकी एक जिद ने उन दोनों की लाइफ खतरे में डाल दी है। एटलीस्ट उन्हें अपनी कार मिल जाती तो वह उसके अंदर जाकर बैठ सकते थे, लेकिन कार की भी डायरेक्शन उन्हें कंफर्म नहीं हो पा रही थी।
समय के साथ साथ माइक की भी तबीयत खराब होते जाती है और अब तो दोनों एक जगह पर बैठ गए थे क्योंकि वापस से रात होने लगी थी। इस मोमेंट पर लीसा माइक से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करोगे? माइक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि वह उससे शादी करेगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्यार करता है। लीसा भी इस बात पर मंजूरी जताती है और दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं सो जाते हैं। टेम्परेचर तो अब और भी ज्यादा कम होने लगा था जो उनकी बॉडी पर साफ दिखाई देता है। अब पता चला कि उसी रात सोते समय एक छोटा सा बिच्छू लीसा की बॉडी पर चढ़ रहा है। वो धीरे धीरे उसके कपड़ों के अंदर घुसने लगा और किसी को पता भी नहीं चलता। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और जब माइक सुबह उठ रहा था तो उसका घाव अभी भी दर्द देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वह अपनी गर्लफ्रेंड लीसा को उठा रहा था तो वह उठती ही नहीं। उसकी बॉडी एकदम हिलाने पर भी वह एकदम बेहोश जैसी लगती है। फिर बाद में पता चला कि रात के समय उस स्कॉर्पियन ने लीसा को काट लिया था। इस वजह से उसकी बॉडी में जहर है और वह बेहोश हो गई है। माइक एकदम से घबरा गया और तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली उसका कोई भी रिस्पांस नहीं था। वह तो अनकॉन्शियसली पड़ी हुई थी। माइक को जब कुछ समझता नहीं तो वह लीसा को अपने ऊपर उठाता है और लगातार कुछ मदद के लिए आगे लेकर जाने लगता है। खैर अभी फिलहाल के लिए माइक को तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह अपनी बेहोश पड़ी हुई गर्लफ्रेंड को कभी कंधे पर उठाकर लेकर जाता है तो कभी घसीट कर। एक्चुअली बात यह थी कि माइक को भी पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और इनफैक्ट उसे लीसा को भी खींचना था। इतनी धूप के अंदर तो उसकी आधे से ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी और अब इतना ज्यादा टायर्ड होने के बाद वो एक रेतीले वाले इलाके पर आ गया और लीसा को वहीं पर सुला दिया। माइक का भी घाव ऑलमोस्ट बड़ा हो चुका था और उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गए होते हैं। माइक भी लीसा के साथ जब थोड़ी देर तक बेहोश पड़ा हुआ था तभी अचानक उसे कुछ आवाज आने लगी। पता चलता है कि आसमान में एक प्राइवेट प्लेन वहां से गुजर रहा है। माइक एकदम से एक्टिव हो गया और अपने कपड़े को निकालकर उसे दिखाने लगा। माइक को यही होप थी कि वह प्लेन उसे देख ले और उन्हें रेस्क्यू करके ले चले जाए, पर यहाँ नसीब उसकी बहुत खराब थी क्योंकि वह प्लेन काफी आगे निकल गई होती है। माइक के पास तो कोई सिंबल दिखाने वाला वे भी नहीं था जिससे वह ध्यान अट्रैक्ट कर सके। प्लेन दूर चली जाती है और माइक फिर से हताश हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी मदद आए तो उन्हें उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसलिए माइक ने जमीन पर बहुत ही बड़ा SOS का सिंबल बना दिया पत्थरों और लकड़ियों से, यानी अब कोई गुजरेगा तो उनकी नजर यहाँ पड़नी ही पड़नी है। कुछ देर के अंदर ही उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगी और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ना ही उसके पास कार मौजूद है जिसमें कई सारे पानी के बॉटल्स रखे थे। अब कंडीशन ऐसी खतरनाक आ गई थी कि माइक अपना यूरिन पीने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके पास कोई भी बोतल नहीं थी जिसमें वह जमा करके पिए। इसीलिए अब माइक एक लकड़ी के सहारे निशान बनाते हुए चल रहा था। ये इसीलिए ताकि वापस आते समय वह इन्हीं निशानों के बदौलत लीसा तक पहुंच जाए। ऑलमोस्ट उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार उसे अपना बैग मिल गया। उस बैग में बोतल थी पर पानी नहीं था, तो अब माइक ने तुरंत ही अपना यूरिन उसमें निकाला और धीरे धीरे उसे पीने लगा। बेचारे को ऐसी खौफनाक कंडीशन में यह कदम उठाने पड़ रहे हैं, पर यहाँ लाचार माइक बचा हुआ यूरिन लेकर वापस लीसा के पास बढ़ने लगा। दूसरी तरफ लीसा को भी होश आ गया होता है, पर जब वह आसपास देख रही थी तो माइक वहां पर नहीं था। उसे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा होता है और जब उसने देखा तो पता चला यहीं पर स्कॉर्पियन ने उसे काटा था। उसका एक हाथ तो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया होता है। लेकिन अब लीसा को काफी डर लगने लगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी आसपास नहीं था। वो जोर जोर से माइक को आवाज लगाने लगती है। लीसा इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे कई सारे जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसे लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को इन्हीं जानवरों ने मार दिया होगा, तो वह डर के मारे वहां से भागने लगी। उसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी, लेकिन अपनी जान की परवाह होती है तो वह आगे बढ़ते चली गई। माइक भी जमीन पर बनाए गए लकीरों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब रात के समय वो उस स्पॉट पर पहुंचा जहां वो लीसा को छोड़कर गया था तो पता चलता है कि लीसा वहां पर है ही नहीं। अब तो वो और टेंशन में आ गया और लीसा को जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंधकार चारों तरफ छाया हुआ था और कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। अचानक अब उसे लीसा की भी आवाज सुनाई दी जो उसे रिप्लाई बैक करती है, पर वो किस लोकेशन पे हैं दोनों को खुद ही नहीं पता चल रहा था। इस मोमेंट पर दोनों का रियलाइजेशन होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। कई देर तक कोशिश करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वह पूरी रात उसी खुले में बिता देते हैं अकेले। अब जैसे तैसे सुबह हो गई और दोनों की हालत तो बहुत खराब थी। बिना खाना पानी के उन्होंने 2 डेज यहाँ पर बिता दिए थे। माइक और लीसा अभी भी एक दूसरे की लोकेशन पता नहीं कर पा रहे थे और लगातार रात होते जा रही थी, यानी उन्हें फिर अकेले वहाँ पर रहना होगा। सुबह होने पर लीसा की भी हालत एकदम खराब थी और उसके होंठ एकदम सूख
सूख गए होते हैं। बिना पानी और खाने के उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन के साथ साथ काफी कमजोर भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ माइक भी लीसा को ढूंढ रहा था, पर लगता है कि वो उससे काफी दूर आ चुका है। उसके पैर का जख्म शायद और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब माइक के सामने कुछ अलग अलग रास्ते आते हैं, जिसमें से वह किसी को भी चूज कर लेता है। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि दूसरा वाला रास्ता लीसा के पास ही लेकर जाता, पर लकीली वह जब दूसरे रास्ते से ट्रैवल करता है तो उसे अपनी कार सामने दिखाई देती है। वो बहुत खुश होकर अंदर चला गया और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। उसे तो सिर्फ एक लाइटर मिला, जिसे जलाकर वह चेक करता है और वह लिटरली जल रही। पर माइक जब कार को ऑन करने गया तो पता चला कि उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले माइक ने कार की लाइट्स ऑन करके रखी थी और इतने समय तक चलने के बाद बैटरी खत्म हो गई थी। माइक एकदम गुस्सा हो गया और जोर से कार को पीटने लगा, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। वो इस समय भी अपने और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। माइक काफी फ्रस्ट्रेटेड वे में बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी के बोनट को ऑन करता है। गाड़ी के अंदर जो पानी रखा हुआ था इंजन को ठंडा करने के लिए, लिटरली अब उसने वो पीना स्टार्ट कर दिया। ये नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई फ्यूल मिले होते हैं, यानी इसे पीना बहुत हानिकारक हो सकता है। पर फिर भी माइक ने वो पानी पीना स्टार्ट कर दिया। उसका टेस्ट भी अजीब था और पेट में जाकर रिएक्शन करता है, लेकिन उसके दिमाग में था कि पानी पीने से एटलीस्ट उसका यूरिन बनेगा और वह यही यूरिन अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। जैसे तैसे उसने अपने पानी से पेट भरा और आगे निकल गया वापस लीसा को ढूंढने के लिए। लीसा भी बेचारी काफी ज्यादा अकेली हो गई थी। जैसे ही रात होने लगी तब जाकर लीसा नोटिस करती है कि उसके मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी बची है, इसीलिए उसने माइक के लिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। वो कह रही थी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके एक डिसीजन ने सब बदल कर रख दिया। पूरी तरीके से रात हो चुकी थी और माइक के पास जो लाइटर होता है उससे वो थोड़ा आग जलाता है, ये इसलिए ताकि कम टेम्परेचर में उसकी बॉडी गर्म रहे। सुबह होने पर लीसा, जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, वो तो कई सारे सूखे प्लांट्स को खा रही थी ताकि उसका पेट भरे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब थोड़ी देर तक वो चलने का डिसाइड करती है ताकि माइक को ढूंढ ले। जैसे तैसे वो आगे बढ़ी, पर यहाँ थक हार कर वो नीचे ही गिर जाती है। लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ लकीरें दिखाई दी और ये वही लकीरें थीं जिसे कि माइक ने जाते समय लकड़ियों से बनाई होती हैं। लीसा ये चीजें समझ गई, इसीलिए वो उन लकीरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कई देर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार एंड पॉइंट पर आने के बाद उसे माइक मिल गया, जो गिरा पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था, इसीलिए लीसा उसे जाकर जगाती है। वो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट वो दोनों मिल गए, पर यहाँ माइक की हालत इतनी खराब थी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। लीसा जैसे तैसे उसे जगाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। माइक के हाथ में वह बोतल थी जिसमें कि यूरिन मौजूद था, इसलिए वो लीसा से कह देता है कि तुम ये पी लो। लीसा इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन ये मैंडेटरी है जिंदा रहने के लिए। माइक उसे फोर्सफुली कह रहा था कि तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा, तब तुम जिंदा रह पाओगी। पर लीसा फिलहाल माइक की देखरेख करती है और पता चला कि माइक के मुंह से खून निकल रहा है। लीसा काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इस बात से। माइक को झटके भी लग रहे थे और यह ऑब्वियसली फ्यूल वाला पानी पीने की वजह से होता है। लीसा तो जोर जोर से रोने लगी और माइक से सिर्फ इतना कहती है कि हमें बचना होगा और हम इसके बाद निकलकर शादी कर लेंगे। पर माइक को सच्चाई पता थी। वो लीसा को कह देता है कि तुम लाइन का पीछा करते हुए गाड़ी के पास पहुंचो और वहां से निकल जाओ, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। पर वो माइक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कई देर तक माइक तड़पता रहा हो और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसने लीसा की बाहों में अपनी जान छोड़ दी। लीसा ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह जिससे इतना प्यार करती थी आखिर वह मर गया उसके ही हाथों में। माइक के डेड बॉडी पकड़े हुए वह उसी जगह पर बैठी रहती, पर एट देन उसे डिसीजन लेना ही था, इसीलिए वह उठकर चलने लगी। लीसा ने तो माइक द्वारा इकट्ठा किया गया वह पानी भी पीना स्टार्ट कर दिया ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तड़कती हुई धूप में आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार उस कार के पास पहुंच गई। लीसा के हाथ में तो माइक की वो अंगूठी भी मौजूद थी, जिसे वह देखकर अपने पलों को याद करती है जो उसने माइक के साथ बिताए। उसे तो बहुत ज्यादा माइक की याद आ रही थी, लेकिन वो कुछ आगे कर पाती इससे पहले उस जगह पर एक खतरनाक सांप आ गया। वो धीरे धीरे लीसा की बॉडी के ऊपर चढ़ने लगा और लीसा एकदम स्टिल बैठी हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह जरा भी हिली तो यह सांप उसे काट कर मार देगा। सांप धीरे धीरे उसकी बॉडी पर लपेटने लगा और उसके गले के पास भी आता है। अभी भी लीसा एक अच्छे मौके की तलाश कर रही थी कि कब वह साइड में हट जाए, और जैसे ही वह स्नेक थोड़ा पीछे की तरफ जाता है तभी लीसा गाड़ी से उतरकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। लिटरली अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। सब कुछ खत्म हो चुका था
और उसका पार्टनर भी मर गया होता है। देखते ही देखते रात हो गई और अब लीसा अपने मोबाइल में कई सारी वीडियोस देखती है जो वो यहाँ पर आने से पहले माइक के साथ बना रही थी। हर एक मोमेंट वह रिलेट कर पाती है और यही सोचती है कि काश वह यहाँ नहीं आए होते। अगर वह माइक की बात मानती और बीच पर ही रहती तो काफी ज्यादा मजे आते। पर अब लगता है कि लीसा की भी जान खत्म होने वाली है। बेचारी लीसा अब यहाँ इतनी अनकॉन्शियस हो गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। पूरी रात वह उसी तरीके से लेटे हुए बिता देती है। पर अचानक अगले दिन हमें दिखाया गया कि कोई लीसा के पास आ रहा है और उसे पानी पिला रहा है। लीसा ने जब अपनी आंखें खोली तो वह देख पा रही थी माइक को जो जिंदा हो चुका है, लेकिन यह उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी। एक्चुअल में वहाँ पर एक ऑफिसर होती है जो कि उस SOS सिग्नल को देखकर यहाँ आ गई होती। जैसे तैसे उसने लीसा को हाइड्रेटेड किया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। यानी माइक ने जो अपनी कुर्बानी दी उससे लीसा की जान बच गई। ऑफिसर्स को माइक की डेड बॉडी भी मिलती है और वह उसे भी रिकवर करके उनकी फैमिली के पास भेज देते हैं। फाइनली यहाँ लीसा की जान बच गई और वो वापस से अपनी लाइफ में लौट गई थी। भले ही वो अपनी आगे की जिंदगी अकेले बिताएगी, लेकिन माई की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। हमारी भी कहानी ऐसी यहीं पर खत्म हो जाती है।